स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो ऐसे है फर्स्ट नो जो जेबी प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया है और ये भी पार्ट सेकंड की पेपर सेकंड में इंक्लूड है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस ऐसे को डिस्कस करने से पहले जो इसके ऑथर हैं जेबी प्रिस्टली, उनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, उनका इंट्रोडक्शन हमें होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इनके जो ऑथर है प्रिस्टली, उनकी बायोग्राफी या उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर का इंट्रोडक्शन। जेबी प्रिस्टली वॉज बॉर्न एज ब्रेडफोर्ड इन 1894। इनका जो जन्म हुआ था वो था ब्रेडफोर्ड में 1894 में। हिज फादर वॉज ए स्कूल मास्टर। उनके जो फादर थे वो स्कूल मास्टर थे। ही वॉज एजुकेटेड एट ब्रेडफोर्ड एंड एट ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज। उनकी जो एजुकेशन हुई थी यानी उनकी जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी पहले ब्रेडफोर्ड में और उसके बाद में ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज में। During the First World War, he served in the army and afterwards became a reader for John Lann, the renowned film of publishers. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान उन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी थी और उसके बाद में एक बहुत ही रिनाउंड यानी काफ़ी जानी मानी फिल्म थी पब्लिशर्स की, नाम था जॉन लैन। उन्होंने उसमें एज ए रीडर काम किया था। दिस ब्रोट ही इनटू कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट एंड राइटर्स ऑफ द टाइम। और जब उन्होंने उस फिल्म में काम करना स्टार्ट किया तो क्योंकि वो पब्लिश करती थी चीज़ों को, वर्क्स को, तो उसकी वजह से जो उस टाइम के जो रिनाउंड राइटर्स थे या फिर जो भी जर्नलिस्ट थे उनके कॉन्टैक्ट में प्रिस्टली आए थे। ही रोट फॉर पीरियडिकल्स एंड एडिटेड सेवरल बुक्स। उन्होंने पीरियडिकल्स के लिए लिखना भी स्टार्ट किया, साथ साथ में काफ़ी सारी बुक्स को एडिट किया था। ही अर्न फेम एज अ राइटर विथ हिज टू नॉवल्स। उनको जो उनकी जो प्रसिद्धि मिली थी या उनकी जो नाम बहुत ज़्यादा पहचान मिली थी, उनके दो नॉवेल्स थी जिसकी वजह से उन्हें मिली थी। पहली थी द गुड कंपेनियन जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी एंड सेकंड वन है एंजल पैमन जो कि 1913 में पब्लिश हुई थी। ही गोट द जेम्स स्टेट ब्लैक प्राइज फॉर द गुड कंपेनियंस। जो उनकी नॉवल थी द गुड कंपेनियंस जो 1929 में पब्लिश हुई थी, उसके लिए उनको जेम्स स्टेट ब्लैक प्राइज मिला था। प्रिस्टली इज़ अ वर्सेटाइल राइटर। प्रिस्टली एक वर्सेटाइल राइटर थे। वर्सेटाइल मतलब विविधता लिए हुए, मतलब उनका वो नॉवेल्स भी लिखते थे, वो एसेस भी लिखते थे, वो क्रिटिसिज्म भी लिखते थे, वो पीरियडिकल्स के लिए भी लिखते थे। तो मतलब एक वर्सेटाइल थे, मतलब उनकी जो लिखावट थी या फिर जो उनकी जो लेखनी थी किसी एक जॉनरे में बांझित नहीं थी, वो ऑल ओवर लिखा करते थे। ही हैज़ रिटन एसेज, नॉवेल्स, ड्रामाज एंड क्रिटिकल बुक्स। उन्होंने ऐसे लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे, ड्रामाज लिखे थे, साथ में कुछ क्रिटिकल्स बुक्स भी लिखी थी। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर, जो उनकी कुछ बहुत ही जाने माने जो वर्क है वो है ब्रीफ डाइवर्जन्स, पेपर फ्रॉम लिलीपुट, द चैलेंज, आई फूड वन, द इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर, जॉर्ज मेरेडिथ, डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, डेंजरस कॉर्नर, लेबुसनम ग्रेव, ईडन एंड, एडम इन मूनशाइन, इंग्लिश ह्यूमर, एंजल पेवमेंट, वंडर, हीरो, इंग्लिश जनवरी, कॉर्नेलियस, ओपन हाउस, थॉट इन विल्डरनेस। ये कुछ उनके वर्क थे जो काफ़ी जाने माने थे। द ऐसे ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप इज़ फ्रॉम पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट। उनका एक वर्क है, उनका जो एक ऐसे है ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, जो कि उनका ऐसे का कलेक्शन था पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट, उसमें से लिया गया था। जेबी प्रिस्टली एक्चुअली fought in the First World War and later he participated in various left-wing organization। जेबी प्रिस्टली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध में आर्मी में अपनी सेवाएं दी थी और वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी विश्व युद्ध के दौरान उसमें अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद में उन्होंने जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेफ्ट विंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ये मानता कि जो सोसाइटी में जो डिफरेंस है जितना भी है, चाहे वो पावर को लेके हो या फिर फाइनेंशियल हो, वो डिफरेंस ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि सब लोग एक समान हो सके, मतलब वो समानता को ध्यान देते थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के वो मोस्ट वर्सेटाइल राइटर्स में से इंक्लूड किए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम ऐसे ही हैज़ एम्प्लॉयड अदर लिटरेरी फॉर्म फॉर हिज एक्सप्रेशंस, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा। Mostly he writes about the lower class or lower middle class people and their problems in a simple and straightforward style। जो उनका लेखन था वो ज़्यादातर लोअर क्लास मतलब जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको, या फिर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और उन लोगों की डे टू डे लाइफ में उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, या फिर उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, वो किस तरह से जीवन अपना यापन करते हैं, उन चीज़ों को वो एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल में लिखा करते थे। हाउएवर देयर इज़ अ सटल इंटेलेक्चुअल वेन इन हिज राइटिंग। फिर भी उनकी जो राइटिंग में थी फिर भी सूक्ष्मता थी, एक बौद्धिक सूक्ष्मता लिए हुई थी। प्रिस्टली हैज़ रिटन एसेज ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट। प्रिस्टली ने खूब सारे सब्जेक्ट्स पे एसेज लिखे थे। मैनी ऑफ देम डील विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म।
A large number of his essays are inspired by a deep sympathy for human problems, और उसमें से जो ज़्यादातर ऐसे थे वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के थे। फिर भी उनके जो ऐसे थे उनमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि इंसान की डीप, जो इंसानों की जो प्रॉब्लम होती है लाइफ में, उसके लिए डीप सिंपैथी मतलब बहुत ज़्यादा गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं उनके काफ़ी सारे वर्क्स में। ही हैज़ ऑल्सो रिटन ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इस टाइम। उन्होंने उस टाइम की जो सोसाइटी में सोशल मतलब सामाजिक जो बुराइयाँ, जो भी बुराइयाँ थी या कुछ जो प्रॉब्लम्स थी या फिर पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइम में, उस चीज़ को यानी कि उस टाइम की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा था, सोशल एटमॉस्फेयर कैसा था, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन चीज़ों को उन्होंने अपने वर्क में डिस्कस किया था। हिज 4 इम्पोर्टेंट ऐसे कलेक्शंस आर, उनके जो 4 इम्पोर्टेंट ऐसे कलेक्शन मतलब उस एक कलेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे पब्लिश हुए थे, जैसे है जर्नी डाउन अ रेनबो, द ओपन हाउस, पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट एंड थॉट्स इन विल्डरनेस। ये 4 ऐसे कलेक्शन थे उनके जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे या बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे अपने टाइम में। हिज प्रोज स्टाइल इज़ नॉन फॉर इट्स ईज एंड क्लैरिटी। उनकी जो प्रोज स्टाइल जो मतलब उनकी जो लेखनी थी प्रोज लिखने की, वो एक ईज लिए हुए थे, मतलब एक सहज भाव से लिखा करते। वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते थे डेकोरेट करने के लिए, एकदम सिंपल थी और क्लैरिटी लिए, मतलब जो कुछ भी वो लिखते थे एकदम क्लियर लिखते थे कि वो सामने जो रीडर है उस तक एकदम साफ से एकदम क्लियर से वो पहुँच जाता था। He may be in an emotional mode, but he keeps his prose cool and zen. हो सकता है जब वो लिखते थे तो एक इमोशनल मतलब वो भावनात्मक जुड़ जाते थे उस चीज़ से, फिर भी वो जो अपनी प्रोज है उसमें एकदम मतलब ज़्यादा इमोशन वो उसमें व्यक्त नहीं करते थे या फिर मतलब पैसिमिस्टिक नहीं होते थे ज़्यादा। He often draws our attention towards those things which may generally ignore. वो हमारा जो अटेंशन है उन चीज़ों की तरफ हमारे यानी कि वो हमारा जो ध्यान है उन चीज़ों के लिए आकर्षित करते थे जिन चीज़ों को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, मतलब जिसकी तरफ हम ध्यान देना पसंद ही नहीं करते। मतलब सोसाइटी में या पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हो रही है जिनको हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते थे, उन चीज़ों पे हमारा ध्यान फोकस करवाने के लिए, वो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखते थे। However, he never preaches morality. उन्होंने कभी भी अपने एसेस में मोरालिटी यानी कि मौलिकता को उन्होंने कभी भी प्रीच नहीं किया, मतलब कभी उस पर कभी स्पीच नहीं दी या फिर उसके लिए कुछ लिखा नहीं, मोरालिटी को लेकर उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था या ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं किया था। ही कैन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज रीडर्स थ्रू हिज डिलाइटफुल ह्यूमर। वो उनकी जब जो पहचान हो उनकी डिलाइटफुल ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। तो आज के लेक्चर में हमने जो ऐसे है फर्स्ट नो, उसके जो ऑथर है जेबिट प्रिस्टली, उनको जो उनकी बायोग्राफी, उनका जो लाइफ स्पैन है जो कि ऑलमोस्ट 100 ईयर उन्होंने कवर किया था 1894 से 1894 से 1984 तक उन्होंने कवर किया ना, मतलब 90 साल उन्होंने जीवन यापन किया जो कि काफ़ी अच्छा था। मतलब उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी फेजेस देखे थे, विक्टोरियन एज भी देखा था, मॉडर्न एज भी देखा था, पोस्ट मॉडर्न एज भी देखा था। तो काफ़ी कुछ उन्होंने लाइफ में देखा था, सोसाइटी को, दुनिया को चेंज होते हुए जो जो इस टाइम में चेंजेस आए वो सारे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा था। तो लाइफ सोसाइटी में जो भी चेंजेस हुए, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हुए, तो हर एक चीज़ उन्होंने देखा, उनको ऑब्जर्व किया अपनी राइटिंग में, फिर उन्होंने डिपिक्ट किया, प्रेजेंट किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।